हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे और उसमें ये समझे थे कि पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन था। और फिर उसके बाद उसका देखा था कि अगर कहीं दो पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो रहा है और कोई पॉइंट मास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा था तो उसके चलते वर्क डन कितना हो रहा था। और कोई अगर इनफाइनाइट से एक सिस्टम में अगर एम मास एम्बेडेड या उस पर हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम के पास कितना है। इन सब बातों में लास्ट क्लास तक हमने देख रखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। और हाँ, उसके अलावा हमने देखा था एस्केप वेलोसिटी क्या होता था, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता था। कि फ्रॉम द अगर अर्थ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करते हैं तो वो अगर वापस कभी नहीं आए अब उस प्लेनेट पे तो उसका एस्केप वेलोसिटी होता था उस प्लेनेट का। और पर्टिकुलर प्लेनेट के अराउंड कोई अगर सैटेलाइट है वो ऑर्बिटिंग कर रहा है तो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो ये सब देखते देखते और हमने उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्कवर किया था, ये बातें। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि केपलर्स के कुछ लॉ हैं वो क्या होता है, या उसमें अगर कोई पाथ अगर फॉलो जो करता है कोई सैटेलाइट अराउंड द प्लेनेट तो उसका पाथ कैसा होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है। और एनर्जी वाइज वो कैसे साउंड करते हैं, या उसका और भी बाकी जो अगर रिवॉल्यूशन होता है तो की थिंग क्या था उसमें, एंगुलर मोमेंटम। मतलब कोई अगर मूव कर रहा है, अगर रोटेशनल मोशन में आपने देखा था कि एंगुलर मोमेंटम का बहुत सारा कंजर्वेशन देखे थे। तो आज हम लोग आज के लेक्चर में एक तो ये समझेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द प्लेनेटरी मोशन उसमें क्या होता है। और दूसरा जो केपलर्स के जो लॉज हैं, ऑर्बिटल लॉ फर्स्ट जो कहलाता है, और दूसरा उसका एरियल वेलोसिटी सेकंड लॉ, या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही है जो da/dt इक्वल टू L/2m होता है। और तीसरा कि उसके टाइम पीरियड का उसके पर्टिकुलर रेडियस में जिस ऑर्बिट में रहता है उसका क्या रिलेशन है, t² इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3। इन तीनों के बारे में देखेंगे और एक एक करके सारे बातें को समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक के जैसे आपने देखा था कि उसका अगर मैं फिर से अगर एस्केप वेलोसिटी वाला एग्जांपल दूं या ऑर्बिटल वेलोसिटी का एग्जांपल दूं तो ऑर्बिट जब होता है ऑर्बिटिंग द, अगर कोई सैटेलाइट ऑर्बिटिंग कर रहा है तो पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका सर्टेन उस काइनेटिक एनर्जी होता था, क्योंकि मूव कर रहा तो होगा ही होगा हाफ mv²। दूसरा कि उसका हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखते थे -gmm/r+h। r उसका रेडियस है और h फ्रॉम द उसके सरफेस के हाइट से होता था। तो और फिर उसका सम टोटल एनर्जी देखते थे। तो हमने ये पाया था कि मैग्नीट्यूड वाइज काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते थे और पोटेंशियल एनर्जी उनका डबल होता था। यहाँ तक के डिस्कशन में है। तो अब उसको थोड़े इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो क्या कि अब देखेंगे कि जितना अगर क्लोज कोई होगा, प्लेनेट के कोई क्लोज होगा तो उसका स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे दूर होते जाएगा उसका स्पीड कम होते जाएगा और उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये तो टॉपिक है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेनेट है ऐसा, और यहाँ पर है तो ये ऐसा इसका मूवमेंट होता है और ये प्लेनेट के अराउंड इस तरह से। तो आप अगर देख पाएंगे कि अगर इसके जितना वो पास होगा, जैसे मान लीजिए कि आप अपने सोलर सिस्टम को देखिए सन के अराउंड, तो मरकरी और वीनस जो हैं वो बहुत तेज़ी से घूमते हैं। अर्थ उसके बाद थोड़ा शांत, मार्स थोड़ा और कम। जुपिटर को देखिए तो उनके 84 ईयर लगता है उनको राउंडिंग द राउंड करने में। तो कहने का क्या मतलब है कि जितना ये पास होगा यहाँ से तो उसका काइनेटिक एनर्जी, अच्छा मैं टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहा था। टोटल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो हाफ mv² -g, अगर इस केस में अगर सन ए है तो सन और दूसरा प्लेनेट का मास सन के अराउंड, बाकी जो अर्थ वगैरह घूम रहे हैं, और उनका एक तरह का डिस्टेंस AR। ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगा हमेशा, हाफ mv² -gmr²। तो इसमें क्या है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा, तो जितना आप दूर जाते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आर बढ़ते जाएगा और उसका निगेटिव में और वो बढ़ेगा। मतलब ये वैल्यू कम होगा तो न्यूमेरिकली अगर वैसे देखेंगे तो बढ़ते जाएगा।
तो काइनेटिक एनर्जी को ही कम होते नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी तक ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है, थोड़ी देर के बाद कुछ इधर घूमता है यहाँ पर, तो उसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है ना, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि उसमें ये टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी उसका बढ़ते जाएगा। एक मतलब एक रफ आइडिया ऐसा अगर ले रहे हैं तो ऐसा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसी चीज में, कि अगर इसका प्लैनेटरी मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसमें जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ऐसा है और यहाँ पे मान लीजिए आप हमारा सोलर सिस्टम वाला सन है और इसके अराउंड अगर कोई घूम रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों इसमें स्टार्ट करने से पहले कि इसमें क्या होता है, मतलब केपलर्स ने ही सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था कि अच्छा, ये इलिप्टिकल पाथ आप लोग समझते हैं क्या होता है। बेसिकली इलिप्टिकल पाथ जो इलिप्स बनता है दो पैराबोला से मिलने के बाद बनता है। जैसे मैं अगर ऐसा बताऊं कि ये हमारा पैराबोला ऐसा कुछ होता है, ऐसा आप जानते ही होंगे, और पैराबोला का यहाँ पर एक फोकस होता है, ठीक। तो दो पैराबोला को अगर मिला दिया जाए यहाँ से, देखिए एक पैराबोला ये है, अगर उसके पहले का आप फिगर देख पाएँ, एक पैराबोला तो इसका यहाँ पर फोकस इसका होता है, और दूसरा पैराबोला अगर होगा तो इसका यहाँ पर फोकस होगा, से S1 और S2 इस तरह का। तो दो पैराबोला को आपस में मिलाते हैं तो इलिप्स बनता है। इसको जब उल्टा कर देते हैं तो ये आपका हाइपरबोला बन जाता है। तो खैर अभी हमारे डिस्कशन से बाहर का चीज़ है तो उसको नहीं डिस्कस करते हैं, इसी पे फोकस करते हैं। तो कोई भी अगर पैराबोला होगा तो उसका अपना एक फोकस होगा, और दो फोकस को जब मिलाते हैं तो इलिप्स बनता है। तो इस इलिप्स में आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि एक फोकस ऐसा होगा और एक फोकस ऐसा होगा। तो उसमें एक यहाँ पर अगर इस लाइन पे देखें तो यहाँ पर कुछ इसका S1 होगा और यहाँ पर S2 होगा। तो क्या होता है कि सन कभी सेंटर में नहीं होता है। जैसे मैं बनाने को तो यहाँ पर बना दिया कि सेंटर पर है, लेकिन आप जब उसको एक्चुअल में आप पाएंगे, और जो केपलर्स का लॉ वो भी बताते भी है कि जब भी वो मूव करता है, ऐसा इस किस लिए होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी, कि जब भी हम मूव करते हैं तो सन का जो पोजीशन होता है इन दोनों फोकस में से कहीं एक पोजीशन पर होगा। कहीं भी आप करिए, कोई भी कभी भी मोशन एट ए टाइम अगर देखेंगे तो सन विल बी वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स विल देयर, नॉट इन द सेंटर। तो वो फर्स्ट लॉ भी उसका है, उस पर आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए देखें तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये R1 होगा, है ना, और यहाँ से इसका एक डिस्टेंस उसी से S2 से अगर देख रहे हैं तो R2 होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि वो मूव कर रहा होगा से V1 वेलोसिटी से, तो यहाँ पर नीचे की तरफ V2 वेलोसिटी से आ रहा होगा। समवेयर कहीं भी रैंडमली अगर आप यहाँ से लेते हैं तो उसमें मान लीजिए कि V वेलोसिटी से जा रहा होगा और उस समय इसका डिस्टेंस R है इसके S2 फोकस से, और उस समय इसको अगर आगे आप बढ़ाते जाएंगे ऐसे तो थीटा होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम जब हम इसका लिखेंगे इस पॉइंट, अच्छा एंगुलर मोमेंटम अच्छा लिख ही देते हैं, बाद में कंजर्व होगा या क्या होगा वो उस समय का देखेंगे। तो इस पॉइंट 1 को 1 मार्क कर लेते हैं, और इस पॉइंट 2 को चाहे आप ए भी मार्क कर सकते थे, लेकिन सिंस 1 2 लिख दिया था इसीलिए लिख दिया। तो मास उसका कोई प्लैनेट है उसका m है, और उसमें वेलोसिटी v1 है और ये r1 है। तो एंगुलर मोमेंटम ये होगा बच्चों 1 पॉइंट पर। दूसरा कि L2 जो होगा यहाँ से m v2 इंटू R2 होगा, और उसमें अगर v के लिए देखेंगे तो इन जनरल L के लिए तो m v r, क्योंकि मोमेंटम m इंटू वी हो गया तो r क्रॉस p होता है, तो इन दोनों के बीच में m इंटू वी ऐसे जा रहा होगा, इसका लिनियर मोमेंटम तो ही होगा ना v वेलोसिटी, और उसमें एंगल कितना बना रहा है साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन r के साथ, तो साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाता है साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ से आप बोलेंगे एम वी आर ऐसा। तो बेसिकली यहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि जैसा नाम लिखा है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा ही होगा। वो कैसे बच्चों, कि आप देखिए कि इसमें फोर्स कौन लग रहा होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना होता है तो उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है कि टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी 0। तो यहाँ पर एक दूसरे को जो फोर्स भी लगा रहे होंगे, जब घूम भी रहा होगा तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, जब भी रिवॉल्यूशन के चलते उसका वेलोसिटी में चेंज मैग्नीट्यूड वाइज नहीं होता है, डायरेक्शन वाइज होता है, तो वेलोसिटी चेंज करता है, तो उसके चलते
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो यहाँ पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग भी रहा होगा तो टुवर्ड द सेंटर होता है, तो वो फोर्स सन के सेंटर से पास हो रहा होगा। दूसरा कि सन जो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशन लगा रहा होगा वो भी प्लैनेट के सेंटर से पास हो रहा होगा। तो हम जानते थे ना कि अगर कोई भी अगर फोर्स है और जहाँ जिस पॉइंट के अबाउट अगर लेना है, जैसे मान लीजिए कि इसके सन के अबाउट लेना है, तो वो फोर्स उसके सेंटर से पास होता है तो टॉर्क में प्रोड्यूस नहीं करता है। एक बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए दोनों सेंटर से उसके अर्थ के पास हो रहे होंगे, या कोई आर्बिट्री प्लैनेट होगा तो उसके अबाउट पास हो रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि उसके चलते वो टॉर्क क्रिएट नहीं कर रहा होगा। तो हमारे लिए इसे खुशी की बात क्या होगा कि व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क विल बी जीरो, सो एंगुलर मोमेंटम इज द कंजर्व, फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है, तो हम आसानी से उसको बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एक बात, तो जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तब देखिए रोचक बातें क्या होगा उसके अंदर। अगर इसी पॉइंट को जैसे कि ये वाला m1 v1 या L1 इक्वल टू L2 या कोई भी अब ले लो, अगर एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व होगा किसी भी पॉइंट पर, 1 पॉइंट पे 2 पॉइंट पे, और जो आर्बिट्री किसी इन जनरल पॉइंट के लिए थे उन सबों के लिए, तो मोमेंटम आपका कंजर्व होगा ही होगा। और होकर वो क्या हमें इशारा करेगा, ये कह रहा है कुछ ऐसा कि L1 इक्वल टू L और या L2 L ऐसा लिख लीजिए। तो m v1 r1 इक्वल टू m v2 r2 इक्वल टू m v r, ऐसा। तो आप इसमें देखेंगे तो m तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे लिए रोचक विषय क्या होगा यहाँ पर, यू कैन सी दैट r1 शुड बी इंक्रीज डिक्रीज। r1 यहाँ पर इतना है और r2 ज़्यादा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल है, तो मस्ट भी अगर r1 कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा और r2 ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा। तो एग्जैक्टली वो किस बात को इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए। मैंने आपको यही बताया था ना कि जब वो पास होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा और जब दूर होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। मतलब जितना दूर होते जाएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल अभी जो बताया था मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ के केस में, और जुपिटर तक आप पहुँचते जाइए। अगर सन के राउंड अगर रोटेट कर रहा होगा, करता ही है, कर रहा होगा क्या, करता ही है, तो वहाँ पर आप देखेंगे मर्क्यूरी, वीनस को कभी सोलर सिस्टम का आप एनिमेटेड वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको दिखाएगा कि सन और मरकरी और वीनस बहुत तेज़ी से घूमते हैं। अर्थ अपना और मार्स, क्योंकि ट्विन जो प्लेनेट कहलाता है अर्थ का, वो मार्स से एक जैसे घूम रहे होते हैं क्योंकि एक साल में उनको एक चक्कर काटना होता है। फिर उसके बाद और आगे आप बढ़ते जाइए, जुपिटर को देखेंगे तो या सैटर्न, वो आसानी से अपना मतलब कि भूल गए हैं घूमना ही लगता है वैसे, तो उनका बहुत उनका जो ऑर्बिट का जो रेडियस होगा उस टाइम के लिए और बहुत ज़्यादा दूर आप उनको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और बहुत धीमे धीमे घूमते हैं तो उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो गया लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा क्योंकि टोटल एनर्जी। तो उसी बात को इंडिकेट कर रहे हैं ना कि वेलोसिटी अगर कम होगा तो रेडियस ज़्यादा है, रेडियस अगर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये बात हम अपने बाकी के चीज़ों में खूब सारा यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो v1 r1 इक्वल टू v2 r2, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन प्लैनेटरी मोशन वुड बी लाइक दैट। और उसका दो जो चीज अपने समझ में आया, आपको दो चीज जो समझना था, क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, वो दोनों के दोनों शून्य होंगे। शून्य तो नहीं होंगे क्योंकि उसके सेंटर से पास हो रहा है तो कोई उसके चलते टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, टॉर्क विल भी शून्य होगा। सो दैट इज वाई एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व होगा। तो आप इसको चाहें तो फटाफट उसको नोट डाउन कर सकते हैं और कर भी लीजिए। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक उसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसी का एक्सटेंशन एक और लिख दे रहा हूँ कि उसी पॉइंट पे, जैसे कि वहाँ पर जैसा लिया था ये वाला, और यहाँ पर हमारा सन है। ओह, सन को बार बार गलती ये हो रहा है कि सन को सेंटर पे नहीं बैठाना है। चलो, हमारे गलती से तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सन यहाँ पर सेंटर में नहीं होता। वही केपलर्स का फर्स्ट लॉ भी डिस्कस भी करेंगे। तो देखिए क्या है, अगर होगा तो कुछ यहाँ पर होगा, उसके दो फोकस होते हैं S1 एंड S2, S1 एंड S2, ये दो चीज़। तो यहाँ से इसका R1 होगा और यहाँ से इसमें R2 होगा। यही चीज़ आपको बताया था अभी। मान लीजिए कि ये V1 से ऐसे जा रहा है था और ये V2 से इधर जा रहा होगा, और फिर इसके बाद ये V वेलोसिटी से
ऐसे जा रहा था, तो ये एंगल इस समय थीटा मान लीजिए, तो यहाँ से पाई माइनस थीटा, कैसे भी वहाँ वो ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है, तो खैर, तो आपको एंगुलर मोमेंटम जो कंजर्वेशन करा कर दे दिया, तो एम वी वन आर वन इक्वल टू एम वी टू आर टू इक्वल टू एम वी आर। एक तो ये हुआ। अगर एनर्जी की बात करें उसका, एनर्जी कंजर्वेशन का, या टोटल एनर्जी विल कंजर्व ऑल्सो, तो उसमें क्या होगा, 1/2 एम वी वन स्क्वायर माइनस जी मास टाइम्स ऑफ योर सन, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में एस लिखा हुआ है सन के लिए, और यहाँ पर एम ऑफ द प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, ओवर R1 पहले के लिए इक्वल टू 1/2 एम वी टू माइनस जी मास ऑफ सन इंटू एम ओवर R2। तो ये बच्चों, ये आपको कमाल का कॉन्सेप्ट मिलेगा, और आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, ठीक है। तो इसका टोटल एनर्जी के लिए ऐसा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जब वो ऑर्बिटिंग करता है तो ऑर्बिटिंग वेलोसिटी क्या होता था, याद है? v0 एक ऐसे आता था कि जब भी मान लीजिए कि अगर सर्कुलर पाथ में, अभी तो इलिप्टिकल पाथ में जाता है, हमें पता ही है, और क्यों जाता है इसको मस्ट भी ऐसा करना पड़ेगा, एंगुलर कंजर्वेशन अगर होगा तो होगा ऐसा, मतलब उसको बनेगा, क्योंकि उसका रेडियस जो एक्सिस में, अगर आप इसमें जो इलिप्स में अगर देखते हैं तो दो फोकस होगा, तो उसमें एक मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता है। ये सब तो अपने मैथ वगैरह में देखा होगा कि यहाँ से इसको 2a ले लेते हैं और इसका माइनर एक्सिस इज और 2b। तो उसके बारे में और कलाकारी करके दिखाऊंगा मैं कि और क्या क्या होता है, लेकिन इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए आप देख लीजिए कि अगर फिक्स रेडियस में अगर घूमता है और उसके पास वी नॉट वेलोसिटी है, तो हम यहाँ से बोलते थे ना एम वी नॉट स्क्वायर ओवर दैट पर्टिकुलर रेडियस आर एंड माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर कैंसिल होता था और एम से एम कैंसिल होता है, और वी नॉट का जो वैल्यू होता है अंडर रूट जी एम बाई आर। तो इस पे जब न्यूमेरिकल वगैरह और हम देखेंगे तो इसको भी हम अपने कीप इन माइंड में रखेंगे, क्योंकि ऐसा बोल रहा होगा कि ऑर्बिटिंग अगर हो रहा होगा तो ये हो रहा होगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स है, क्योंकि वेलोसिटी फिक्स ही है। मतलब जो हमारा अभी कोई ऐसा प्लेनेट है कि एकदम कंप्लीटली एकदम उसको परफेक्ट सर्कल में अगर घूम रहा होगा तब इस तरह की बातें होगा, और जब इस तरह का होगा तो उसका वेलोसिटी कीप चेंज करेगा और क्या होगा, तो फिर ऐसा मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये बात समझ में आया होगा बच्चों। तो उसके साथ टोटल एनर्जी के साथ जो कारनामा किया या जो ट्विस्टिंग किया हमने उसको यहाँ से लिख लिया, ठीक। तो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो फिर से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे केपलर्स लॉ में। केपलर्स लॉ, और उसमें इसका फर्स्ट लॉ, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट केपलर्स लॉ के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या करता है कि जैसा मैं बार बार वो अभी आपको बता भी रहा था कि जब मैं जैसे ही यहाँ पर बना रहा था, तो गलती जानबूझकर कहिए या अनजाने में कहिए कि इसको सेंटर पे जो डाल रहा था यही नहीं होता है। केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ कहता है वो कहता है कि यहाँ पर जो सन का जो पोजीशन है इट विल बी नॉट एट द सेंटर। सो कहाँ पर होगा, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, इलिप्स। और इलिप्स कैसे बनता है, दो पैराबोला से मिलाकर, और पैराबोला का एक पैराबोला का अपना फोकस होता है। सो सन एट ए टाइम समवेयर, तो यहाँ पर होगा एक फोकस पर, F1 से भी इसको डिनोट कर सकते थे, और यहाँ पर S2 दूसरा फोकस, यहाँ फोकस वहाँ पर होगा। तो जब भी आप सन से पूछेंगे कि आप भाई कहाँ पर हैं, तो कहेगा कि मैं फोकस यहाँ पर हूँ और यहाँ पर है। इस तरह का प्लैनेटरी मोशन ऐसा होता है कि वो उसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट लॉ तो बहुत सिंपल है, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल द प्लैनेट्स इज द मूविंग अराउंड द सन, and sun is the not at the center of their elliptical path or their elliptical path. So it will be at the foci of
फोकाई ऑफ द एनी टू ऑफ द इलिप्स, तो उसके दो कहीं फोकस पर एक जगह उसका रहेगा। तो फर्स्ट लॉ तो इसमें कुछ जान है नहीं, तो बस यही सिंपल बता रहा था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि जो केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ है वो कहते हैं कि अगर कोई प्लेनेट अगर किसी के अराउंड अगर घूम रहा है, जैसे सन के अराउंड घूम रहा है एक बात, या हमारा जो सैटेलाइट है, तो उस समय सैटेलाइट के केस में तो नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको अपने हिसाब से मतलब मैनिपुलेट करके बनाते हैं, तो प्लेनेट के केस में ही कहते हैं, क्योंकि केपलर्स भी तो उस जमाने में दिए थे अपना लॉ, तो उस समय तो यहाँ से तो नहीं छोड़ते थे, वहाँ पे जो नेचुरल सैटेलाइट्स जो होते थे उनका पाथ के लिए वो कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर प्लेनेट का जो पाथ होगा और जो इलिप्स अगर बनेगा तो सन का जो पोजीशन होगा वो नॉट इन द सेंटर बट इन द देयर टू ऑफ द देयर फोकाई। ठीक है बच्चों, तो ये तो फर्स्ट लॉ है। दूसरा केपलर सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, और दूसरी भाषा में कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऐसा, तो उसमें या इसको एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। एरियल वेलोसिटी ये आपका कांस्टेंट रहता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई है प्लेनेट है, तो अगर राउंड अगर ऐसा लगा रहा होगा तो उससे इसका वेलोसिटी v1 होगा और यहाँ पर वेलोसिटी v2 होगा, और थोड़ा ज़्यादा बन गए, यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका s1 एक पोजीशन है और दूसरा कि s2 में भी कहीं यहाँ पर होगा, तो हम इसको जैसे r1 बोलते हैं और यहाँ से हम इसको r2 बोलते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि जब कहीं भी किसी टाइम इंटरवल में, जैसे मान लीजिए प्लेनेट यहाँ से P से Q पर आ रहा है, ऐसे इसका मोशन इस तरह से अगर हो रहा है, ऐसे P से जब Q पर आ रहा है तो कुछ आप यहाँ से देखेंगे कुछ एरिया ट्रायंगल का स्वैप कर रहा है क्या, यहाँ से जब यहाँ पर आ रहा है होगा, तो ये ट्रायंगल आप ध्यान से देखिए, से इसका नाम O कह दीजिए, तो मैं आपके यहाँ लिख भी देता हूँ ट्रायंगल OPQ। तो कुछ टाइम इंटरवल में अगर यहाँ से एरिया कर रहा होगा तो सेम अगर उसी टाइम में यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर दूसरी बार इसका आप AB नामकरण कर लीजिए, तो यहाँ से वो स्वेप्ट एरिया करेगा, तो वही बोलता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा। P से Q पे जितना एरिया वो बना रहा होगा उतना A से B में उतना एरिया उसी टाइम इंटरवल में अगर देखेंगे, तो उस समय का वेलोसिटी इसका कुछ v2 मैं ले लेता हूँ और इस समय का वेलोसिटी v1 ले लेता हूँ। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो एरिया की जो बात कर रहा है कि इक्वल करेगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फास्ट होगा और वहाँ पर स्लो रहेगा, जैसा हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में देखा ही। और यहाँ से जब आप देखेंगे कि जो R2 का वैल्यू है, ये वाला R2 का जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगा और वेलोसिटी कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी पर्टिकुलर टाइम में अगर आप देखेंगे कि इसका जितना एरिया वो स्वैप करता है P से Q आने में, तो उतना ही अगर दूसरे पोर्शन में कहीं भी समवेयर, नॉट हियर, एनीवेयर, इट विल बी द स्वैप द इक्वल एरिया। तो ये इसकी कहानी है बच्चों कि एरियल वेलोसिटी के लिए क्या होता है। तो अच्छा, मान लीजिए कि अगर इंटरेस्टेड है कि चलो प्रूफ करके दिखाओ इसका कितना होता है, तो ठीक है, तो इसका अगर एरिया अगर हम देखते हैं कुछ डेल्टा ए इसके नाम से डिनोट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या होता है आपको पता होगा, उसका हाफ इंटू, अगर इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हम इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको मान लेते हैं, तो 1/2 ऐसा, और इसका उस समय का रेडियस इन जनरल किसी पॉइंट पर r ले लेता हूँ, ऐसा r मतलब इसका हाइट इंटू बेस। तो बेस के लिए यहाँ पर क्या किया जाए कि अगर इन जनरल जब इसको मान ही रहे हैं तो इसको v अगर इसको करेंगे, ये आपको अगर प्रूफ करना है तो दोनों से भी कर सकता हूँ, लेकिन एक पहले दिखा देता हूँ फिर दोनों के लिए दिखा दूंगा। तो इन जनरल के यहाँ पर चलो यहाँ पर मान लेते हैं ऐसा कि इसमें r इसका डिस्टेंस होगा और नेमकरण उसका वही है और v वेलोसिटी से उस समय जा रहा होगा।
और उसको आने में कुछ डेल्टा टी लगा होगा। तो ये वाला तो अगर डिस्टेंस तो अर्थ का और मतलब कोई भी प्लेनेट का सन से तो बहुत हजारों किलोमीटर में, लाखों किलोमीटर में होता है। तो हम यहाँ से इसको कह सकते हैं कि दूरी ज़्यादा होगा तो परपेंडिकुलर होगा, और v into that swept part in the means the air you can say the peripheral distance, और आर्क पे वो कितना चलेगा, v into डेल्टा टी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, v into डेल्टा टी, इस तरह का कोई बात है। ठीक, तो अब इसमें हम क्या करें कि थोड़ा और कलाकारी करके देखें कि 1/2 मास को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो एम आर। तो ये बात समझ में आया होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर इज द मतलब ट्रायंगल का एरिया कैसा होता है बच्चों, भूले तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं भूले हैं, आर और यहाँ से लेंथ होता है तो ट्रायंगल का एरिया निकल कर आ जाता है। तो वही वहाँ पर उस तरह का है कि इसका ट्रायंगल इतना बड़ा है कि जो आर का डिस्टेंस होगा इट इज़ योर नोन एज इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दैट शुड बी दिस थिंग, दैट एल मीन्स फ्रॉम हियर आप आर इंटू एल बोल सकते हैं। तो जो एल होगा, जो आर वहाँ पर जो उसका लेंथ होगा वो क्या होगा, वी इंटू डेल्टा टी। तो मास से जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया तो उसके बाद का अगर स्थिति देखा जाए तो कुछ ऐसा होगा क्या, यही होगा। और डेल्टा टी जो उधर बैठा हुआ है ऐसा, तो इसको हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 एम वी आर ओवर एम। और एम वी आर को तो कुछ बोलते हैं और कुछ क्या बोलते हैं इससे तो आप बहुत फैमिलियर होंगे, मास टाइम्स वेलोसिटी इस मोमेंटम टाइम्स आर रेडियस, और एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर, बताइए। और वहाँ पर थीटा वगैरह मैंने नहीं लिया, वो उसका मतलब वही हो जाता है आर साइन थीटा कर लेंगे। अगर मान लीजिए किसी को डाउट भी है तो उस पर आप ये वी वेलोसिटी से अगर जा रहा होगा ऐसा, तो यहाँ पर आगे बढ़ाकर इसको थीटा ले लीजिए तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑटोमेटिकली वो दे देगा आर साइन थीटा वाला। तो इसीलिए मैं उसको एम वी आर बोल रहा हूँ। सो दिस इज योर एम वी आर इज द एंगुलर मोमेंटम, सो यू कैन से दैट 1/2 L by 2m। तो जो एरियल वेलोसिटी होता है इसको आप डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं dA ओवर dt, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो उसका dA by dt इंस्टेंटेनियस में ही हमको कवर करना पड़ता है। तो उस वन को थोड़ा वो अच्छा नहीं लग रहा है, dA ओवर dt इक्वल टू L by 2m। और L क्या होता है, प्लेनेटरी मोशन में कंजर्व होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, और मास तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि इसका जो एरियल वेलोसिटी है एक कांस्टेंट था, यही था। तो दूसरी भाषा में क्या था, मास के लिए तो कोई मायने नहीं रखता है। आप जो थोड़ा बहुत फिजिक्स का कोई भी समझ रखता है, मतलब क्लास 7-8 से जो स्टार्ट हो जाता होगा तो वही बता देगा मास तो हाँ कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो सेकेंड लॉ जो बोलता है कि कैप्लर्स का सेकेंड लॉ कि एंगुलर मोमेंटम, सेकेंड लॉ को कैप्लर्स सेकेंड लॉ को आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कर सकते हैं, और बाकी का जो एरियल वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इस दो नाम से आप उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था dA by dt इज कांस्टेंट, तो उसी को मैंने यहाँ पर प्रूफ किया, dA by dt इक्वल टू L by 2m। ठीक है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और कहीं पर जैसे मैंने इसको 1 वाले पॉइंट पे लिया था तो बहुत धड़ल्ले से, या तो पहले भी आपको सिखा दिया, वो बता दिया था कि जो इसका वैल्यू होगा mv1r1 इक्वल टू mv2r2, ये चीज़ें निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको समझ में आया तो इसको फटाफट केपलर सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम dA by dt इज कांस्टेंट, और कैसा होगा तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए फटाफट उसका दूसरा केपलर्स, सॉरी ये तो क्वेश्चन है, केपलर्स थर्ड लॉ। तो इसमें क्या बोलता है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट में ये बताता है। इसमें ये ऐसा कहता है कि अगर कोई प्लेनेट है और इस तरह से अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, जब भी जिस मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस में ले लीजिए, अगर
इसका मेजर एक्सिस मतलब यहाँ से ऐसा 2a ले लेते हैं और ये वाला 2b ले लेते हैं। तो अगर इस रेडियस में अगर करेंगे या इन जनरल वो बताते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जो टाइम पीरियड होगा किसी भी प्लेनेट के लिए, तो अगर मान लीजिए कि दो अलग अलग है, एक R2 में हो रहा होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि सब 2a में ही घूमे, कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ इसका ऐसा हो तो उसका a डैश मान लीजिए, कोई हो सकता है कि कुछ ऐसा घूमे। तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस होगा तो टाइम पीरियड भी उसी रेट में उसका प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लीजिए अर्थ का है तो अर्थ का हैविंग सब सर्टेन उसका जो मेजर एक्सिस का अगर a/2 करें या सेमी मेजर एक्सिस उसको कह लीजिए, सेमी मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा या रेडियस उसको सीधा सिंपल भाषा में कहें तो उसका टाइम पीरियड और उसके रेडियस में इस तरह का होगा, एक बात। और दूसरा मतलब अगर मार्स होगा, जुपिटर होगा तो रेडियस उनका बड़ा होते जाएगा तो टाइम पीरियड भी उसी रेशियो में रहेगा। लेकिन हाँ, दोनों में अगर उन दोनों का रेशियो अगर देखेंगे तो जो उनका टाइम पीरियड का होगा वही उनका रेडियस का होगा, लेकिन पावर का ध्यान रख कर रखेंगे। जैसे टाइम पीरियड का करेंगे तो रेडियस का जो रेशियो होगा R1/R2 रेज़ टू दी पावर कुछ 3/2 हो जाएगा। आप उसको उस तरह से देखेंगे तो ठीक है। तो इसको आइए इसको समझ लिया जाए कि मान लीजिए कि कि अगर इस पर अगर सन है, अगर अर्थ के केस में अगर देख रहे हैं तो वहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा वो क्या लगा रहा होगा, G मास ऑफ सन टू मास ऑफ अर्थ, और यहाँ पर कुछ उसका RE यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है उसमें बोलने के लिए, क्योंकि RE हमने आपको बताया था कि अर्थ का रेडियस के टर्म में जो इसके सब डिस्क्रिप्ट में जो स्मॉल ई लिखते हैं तो अर्थ के रेडियस में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको स्मॉल RE से काम चला लेते हैं कि अर्थ का रेडियस फ्रॉम द सन, ठीक। R इन जनरल डिस्टेंस के लिए होता ही है स्क्वायर। अच्छा, दूसरा कि जो रिवॉल्व कर रहा होगा तो सर्टेन इसका टाइम पीरियड होगा, तो हम इसके लिए क्या जानते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो मास ऑफ अर्थ इनटू v² ओवर RE ऐसा। और इसी चीज़ को ME तो अपने घर चले गए होंगे, तो मास ऑफ सन अपॉन RE का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या, v²/RE। इसमें तो हमने काफ़ी कुछ समझा था, देखा था कि v²/R इज ω²R, ऐसा बन जाएगा। अब इसी बात को अगर मैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा हमने समझा था। तो यहाँ से हम इसको अगर लिखें ऊपर ले जाके कहीं तो कितना हो जाएगा, G मास ऑफ सन अपॉन RE इज स्क्वायर, और ओमेगा की जगह पे 4π² ओवर T², और वहाँ पर RE है। तो जब वो वाला RE इधर आएगा तो कुछ आपस में बातें कर रहे हैं क्या, या T² को उधर भेज दीजिए और RE को इधर भेज दीजिए, का Q होगा, इसी बात को बता रहा है ना, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RE का Q, ठीक। तो वहाँ पर 4πm² T² ऐसा मिल जाएगा। तो हमने इसको, एक तो ये तरीका था उसको बताने के लिए, तो कि मज़ा नहीं आया तो दूसरे तरीके से भी आपको बताता हूँ। मतलब कि ये तो आपका एक है कि T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RE² पाई। तो इसको अगर लॉ ऑफ फोर्स जो उसका होता था उसको आपको सिंपल भाषा में बता दिया। इसी चीज़ को हम चाहें तो कैसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, वो कैसे, एंगुलर मोमेंटम वाले में, कि इसको आप जैसा जानते हैं थोड़ा बहुत इसमें से काम कर लेते हैं। आपका कॉनिक सेक्शन का भी काम तमाम मतलब काम उसका हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि एक R1 पर है और ये डिस्टेंस आपका R2 कहलाता था, और ये वाला कुछ 2a डिस्टेंस है। तो इसको, ये जो फोकस से डिस्टेंस होगा, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि R1 इक्वल टू a टाइम्स 1 - e याद है इसेंट्रिसिटी कहलाता है। और जब यहाँ से इसको देखेंगे R2 के लिए, मतलब यहाँ पर छोटे छोटे मैं सब लिख देता हूँ, नहीं तो उसमें लिखूँगा तो हो सकता है कि विजुलाइज करने में गड़बड़ी हो। R2 के लिए जब लिखते हैं a + 1 + e, ये उनके लिए है जो मतलब कि ई और इंसेंट्रिसिटी वगैरह में समझ रखते हैं। जिनको दिक्कत है मैसेज करें तो उनको और एक्सप्लेन किया जाएगा। तो R1 इक्वल टू a टाइम्स 1 - e, तो ये तो मेजर एक्सिस की कहानी है। माइनर एक्सिस भी यहाँ पर है, तो उसके लिए क्या होता है बच्चों,
b आपने जैसा पढ़ा होगा कि b इक्वल टू, ये मान रहा हूँ कि आप कोनिक सेक्शन में आप इसको समझे होंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा। ठीक, अब इसका जैसे एनर्जी लिखने के लिए बात किया जाए, और साथ में हमारे पास एक क्या है, एक दूसरा टूल्स कि अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है तो m v1r1 इक्वल टू m v2r2, m से m कैंसिल होगा तो v1r1 इक्वल टू v2r2 लिख सकते हैं क्या, ऐसा। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेक्निक बता रहा हूँ कि मतलब एक बार इससे अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आप उसको समझ में आएंगे, समझ मतलब वहाँ पर अप्लाई ज़्यादा कर पाएंगे, क्या पता है बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी हो इसमें आपको मिल जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि ये जो चीज़ें देखा था ना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई, तो ये फोर्स से आपको ये सब बातें बताया था कि फोर्स इस पर ऐसा लग रहा है तो उसमें से जो उसका टाइम पीरियड होगा उसके रेडियस का जो स्क्वायर होगा उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, उसी को दूसरे चश्मे से देख रहे हैं, मीन्स एंगुलर मोमेंटम या एनर्जी के टर्म में क्या होगा, ये तो फोर्स वाले से देखा तो उसके लिए बताया जा रहा है, ऐसा होगा। तो अब उन दोनों पोजीशन में, जब ये पोजीशन मान लीजिए कि इसका सपोज कैपिटल ए है और इसका कैपिटल बी है, तो इन पोजीशंस में उनका एनर्जी का क्या हाल चल रहा होगा। तो आपको याद होगा वेरी फर्स्ट जब उसको एनर्जी हम लिख रहे थे, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, चलिए यहाँ से जगह बचा कर वहाँ पर लिख लिया जाएगा कि एनर्जी अगर कंजर्व होगा तो 1/2 m1, नॉट m1, m तो प्लेनेट का तो मास फिक्स ही रहेगा, इस v1 माइनस g, थोड़ा ज़्यादा छोटा तो नहीं हो जा रहा है, चलो बड़ा थोड़ा लिखते हैं कि g मास ऑफ दैट सन, कैपिटल एम से उसको डिनोट कर रहे हैं और इसका स्मॉल एम, यहाँ पे सन जो बैठे हुए हैं इनका मास बच्चों कैपिटल एम ले रहे हैं और जो प्लेनेट यहाँ घूम रहे हैं उसका मास स्मॉल एम कर ले रहे हैं, अपॉन r1 इक्वल टू 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस g m/r2, ऐसा। तो पहले मुहूर्त में तो m m m m तो चले गए घर अपने, v1 v2 को लाइए और 2 को उधर भेजिए, तो क्या कुछ कलाकारी कर रहा है यहाँ से, एक बार में 2-3 स्टेप खा जा रहा हूँ, यहाँ से 2 को v1 v2 को एक तरफ लेकर आ रहे हैं, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और उस साइड में ये जो भाई साहब गए कौन, gm/r1 शुड बी पॉजिटिव हो जाएगा, और वहाँ से 1/r1 माइनस 1/r2, एंड कीप इन माइंड दैट 2 was is there with the coefficient of v1 and v2, so it will take the common, it will be here is 2। तो ऐसा होगा क्या पहले बताइए, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू 2gm r1 माइनस r2। ठीक, अब क्या करते हैं कि v2 को रिमूव कर देते हैं, तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से v1 r1/r2, ऐसा। तो v2 को जैसे ही या आप ऐसा लेंगे तो v1 स्क्वायर, तो यहाँ से 1 माइनस, अगर v1 को कॉमन लेंगे तो v2 स्क्वायर बाई v1 होगा, तो v2 स्क्वायर है और v1 के जगह पे v2 के जगह पे रखेंगे v1 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर बाई r2, तो वहाँ से v1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके जगह पे होगा r1 स्क्वायर बाई r2, ऐसा। ये स्लो मोशन में देखिए, v1 r1 इक्वल टू v2 r2 है, तो यहाँ से v2 के जगह पर आप रखेंगे v1 स्क्वायर r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर, तो यह सीधा रख लीजिए, तो वहाँ भी v1 स्क्वायर है, v1 स्क्वायर है, कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस r1 बाई r2 आ जाएगा, और पैरेलल में तो हमारा चल ही रहा है 2gm 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। सो हियर इफ वी टेक दैट, मीन्स कि थोड़ा अलजबरा कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर होगा एलसीएम लेने के बाद अपॉन r2 का स्क्वायर, तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो r2 माइनस r1, और देखिए यहाँ भी जब आप एलसीएम लेंगे r1 r2 का तो r2 माइनस r1 होगा। एक बस स्टेप लिख देता हूँ, फिर बाद में क्योंकि वो जगह नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा, 2gm r2 माइनस r1 ओवर r1 r2, यहाँ से अगर आप देखेंगे v1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर ओवर r2 स्क्वायर, so that fellow, this fellow is r2 minus r1, here will also be there r2 minus r1 and r2 plus r1, so minus will be high by 2 say, and goodbye, and it there will be, what will be there, the values is the your r2 plus r1 in simple language r1 plus r2, and going to this side
And look at here also is R2 square and here is R1 R2. So one of the R2 must be, say bye bye. So after doing whole of the things in the simplest form, V1 square, so we can take the square root of this thing is 2gm and that R2 is one of the left here because of the R2 square in the denominator, that would be going to the numerator, and this side will be your R2, and of course R1 is there, and R1 plus R2 with R1. So this is our V1. That is the key thing. So don't worry about that, we will take the whole of the things. It will be helpful to the in other question as well. So तो हमारा V1 आ गया, V इक्वल टू जी एम आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन. तो ठीक है, अब आ जाइए तो यहीं पर सॉल्व कर लिया जाए या आगे चला जाए. तो देखिए हमें क्या करना था कि अभी हमने जो सीखा था कि डी ए ओवर डी टी इक्वल टू एल बाई टू एम, ऐसा माना समझा था ना हमने. तो इसमें हमें टाइम इक्वल टू, ऐसा मतलब कि इसको ए बाई टी ले लीजिए अगर पूरा फुल स्वैप अगर कर रहा है तो टाइम ए बाई टी, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टाइम्स इंटू टू एम ओवर एल, ऐसा. तो टी इक्वल टू ए, तो उसमें एरिया के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है. तो अब क्या किया जाए, मतलब ये कुछ इस तरह का है ना, तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो ये बी है और ए है, तो एक बार माइनर को ले लेंगे, एक बार मेजर एक्सिस का ले लेंगे, मतलब सेमी मेजर एक्सिस. तो वहाँ से जो एरिया होगा पाई टाइम्स ऑफ इंटू ए इंटू बी हो जाएगा बच्चों. ठीक, एरिया की जगह पे मास को तो उतना ही रहने दीजिए. एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, अगर फर्स्ट पॉइंट पे ही ले रहे m1 v1 r1 ऐसा, तो ये तो आपका v1 के जगह पे जो वैल्यू लेकर आए हैं. मास तो कभी पिक्चर में नहीं था, तब भी पिक्चर में नहीं है, तो यहाँ से देखेंगे पाई ए टाइम्स ऑफ बी अपॉन v1 इंटू r1 ऐसा लिख सकते हैं. यहाँ पर बी के जगह पर हमने क्या लिखा था आपको याद होगा अच्छे से, तो इनको पहले से ही सॉल्व करते हुए लेकर आ रहे हैं. ए और बी के जगह पर क्या था बच्चों, याद है, ए टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए माइनस ई स्क्वायर ऐसा अपॉन v1 r1 के जगह पर ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई लिखा था. ठीक, तो बहुत चीज़ें तो यहाँ पर हो गया. और v1 को जो एक्सप्रेशन लेकर आए हैं यहाँ पर जगह बचा के रख लिया कि बाद में इसको पुट करेंगे. जो v1 हमने लेकर आया था, v1 क्या लेकर आए थे, अंडर रूट ऑफ जी एम आर टू ओवर r1 प्लस आर टू अपॉन r1, यही था. ये देखिए यही है ना, 2gm r2 r1 प्लस r2 r1 है. तो अब इसका वैल्यू सबका अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू पुट करने से मतलब r1 r2 का वैल्यू लिखा था ना, a इंटू 1 माइनस ई, r2 इक्वल टू ए प्लस ई, तो उसका वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो जी एम आर टू के जगह पे ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस ई अपॉन r1 के जगह पे r1 प्लस r2. बेसिकली r1 प्लस r2 का आप r1 प्लस r2 का जो रेडीमेड वैल्यू देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक r1 है और यहाँ से r2 है. r1 प्लस r2 को देखिए तो कितना मिल जाएगा, 2a. तो डायरेक्टली वहाँ पे लिख दिया जाए 2a ऐसा, और r1 के जगह पे अगेन a 1 माइनस ई. तो बहुत सारे लोग तो बाय बाय करके जा भी रहे हैं, तो इनको हटा लिया जाए. तो v1 का जो वैल्यू हमें मिला वो क्या मिला बच्चों, जी एम 1 प्लस ई अपॉन 2, एक बचा हुआ है ए 1 माइनस ई ऐसा. ठीक है, अब इनको यहाँ पे लाकर रखना है, उसे यहाँ पर लेकर रखना है, तो हमारा काम हो जाएगा. इसीलिए बोला था ना कि स्पेस बचा के रख रहा हूँ इसके लिए. तो देखिए एक ए से तो हटा ही दीजिए, तो हमारे पास क्या बचा है, पाई ए. तो थोड़ा सा स्पेस निकाल लिया जाए ऐसा, ऐसा. तो आ जाइए, तो
टी इक्वल टू पाई ए 1 माइनस ई स्क्वायर ऐसा अपॉन 1 माइनस ई और V1 का इसको लाके धीरे से बैठा दिया जाए 2gm 1 प्लस ई ओवर 2a 1 माइनस ई। तो ये जो ई जो भाई लोग हैं ये लोग अपने आप निकल कर चले जाएंगे। वो कैसे? देखिए वहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर है ना, और जब इसको 1 माइनस ई को जब अंडर रूट में अगर भेजेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई नीचे से कैंसिल हो जाएगा एक, तो 1 प्लस ई और 1 माइनस ई। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो रूट है वो बाहर की तरफ रास्ता देख लेंगे अपना। तो बचा क्या बच्चों हमारे पास t इक्वल टू पाई, एक a बचा और यहाँ से रूट a बचा हुआ है तो a रेज टू दी पावर 3/2 बचेगा ऐसा, और ठीक है, और अंडर रूट gm ऐसा बचा बस। तो और 2 का भी एक रूट था तो इसको इसी में समेट देते हैं। अंडर रूट 2gm ऐसा। अब इसको जब आप स्क्वायर वगैरह कुछ करेंगे तो या मतलब हमें टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब दिखाना था, वो तो हमें दिख रहा है। जब इसमें आप टी स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ से पाई स्क्वायर ए हो जाएगा और ये आपका 2gm ऐसा मिल जाएगा और यहाँ से ए क्यू मिल गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू या आर क्यूब। यही लाने के लिए आपको पूरा ये सब दिखाया कलाकारी। तो ये बात आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर आया तो इसको जरूर लिखिए, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्विंग का जो टैक्टिस है वो आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, फटाफट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से लिख लीजिए ऐसा। अच्छा, टाइम वाले में ये निकल गया है क्या? तो एक यहाँ पे 2 ऐसे डाल लीजिए। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ठीक है, तो वहाँ से तो वेलोसिटी में भी ये 2gm में था ना, यहाँ वेलोसिटी लिखते समय। तो 2 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ उसमें छूट गया है एरर बच्चों, तो उसको यहाँ पे सही कर दे रहा हूँ। यहाँ से 2 से 2 नहीं आएगा, तो वहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपका ये मिल जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू वो, क्योंकि यहाँ का जो एरियल वेलोसिटी था L/2m था, तो 2 इसका छूट गया था, और जो a 2gm ओरिजिनल वेलोसिटी 2gm अपॉन r का वैल्यू 2a था। तो वहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर। तो एग्जैक्टली आप देखिए यहाँ पर भी वही मिला था। ये तो इसके लिए था mv1 स्क्वायर r के लिए, देखो 4 पाई ए स्क्वायर आर ई ओवर टी स्क्वायर यही था ना, और जी एम एस आर ई तो उधर था ही था। तो 4 पाई आर स्क्वायर और जी एम का टर्म 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम। तो यहाँ पर भी आपको वही मिलेगा, ए 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम इंटू ए क्यू। ठीक है, अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन करने का समय हो गया है। इसमें क्या कर रहा है कि द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ 13 टाइम्स पर ईयर। ठीक है, अगर T1 if the ratio of the distance of the earth from the sun to the distance of the moon from the earth is RE, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि RE को और RM इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। इसका कितना है 392, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, मून के टाइम्स में होगा। और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ मून, ऐसा इस तरह का। तो उसमें अगर आपको क्या मांगा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सन टू द मास ऑफ अर्थ, तो ठीक है। तो ये अभी जो आया था वो एक्चुअल में ये उसके लिए ही है कि अभी जो हमने ये फटाफट ये लेकर आए थे ना टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर जी एम ए क्यू, तो उसके लिए तो एक बार लिख लेते हैं इसको टी स्क्वायर
4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम ऑफ द सन इंटू ए क्यूब। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या जानते हैं कि जो सन है, जो अर्थ है, सन के अराउंड कितने एक साल में घूमता है, यही जानते हैं। ठीक, तो हम अगर इसमें अगर लिखें टाइम पीरियड अगर अर्थ के इन केस ऑफ अर्थ, तो अर्थ को क्या लगा होगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और उसका रेडियस से यहाँ से आप आर ई कह दीजिए, आर ई क्यूब, ऐसा कि आर का डिस्टेंस मतलब कि ये वैसा है कुछ है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे सन ऐसा होगा और अर्थ ऐसा घूम रहा है, तो ये डिस्टेंस इनका आर ई होगा, तो 4 पाई स्क्वायर आर ई ओवर जी, सन का मास तो ऐसा होगा। अब ऑल्दो हम जानते हैं कि मून जो है अर्थ के राउंड घूमता है, लेकिन अर्थ जो है सन के राउंड घूमता है, तो अल्टीमेटली मून भी क्या हो रहा है, सन के राउंड घूम रहा है, तभी उसका वैल्यू दे रखा है। तो दूसरे केस में, इन केस ऑफ अर्थ, इन केस ऑफ मून, ये बात तो समझ में आ गया होगा। मून के लिए अगर देखेंगे तो मून ही लिखा हूं ना, टी एम स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर आर ऑफ मून ओवर सन का मास तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द मास ऑफ सन टू द मास ऑफ अर्थ। अच्छा, तो यहाँ पर मास ऑफ सन एंड मास ऑफ अर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ टू द सन इज दिस एंड मून फ्रॉम द अर्थ इज उतना है। ओके, तो मून फ्रॉम द अर्थ इतना है, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि तो फिर हम सही मतलब कि फिफ्टी डायरेक्शन में, मुझे लगा कि सन के राउंड लेना है मून को, नहीं, मून को अर्थ के राउंड ही लेना है, तो वहाँ पर सन का मास नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, अर्थ का मास ले लेते हैं कि अर्थ के राउंड मान लेते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस जो हमें गिवन है मून का अर्थ से सन के लिए, मून से अर्थ के लिए गिवन है, तो यहाँ पर हम मास ऑफ अर्थ ऐसा कर लेते हैं, और एम एस और एम ई का रेशियो चाहिए, तो बस, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि अब बाकी आपके आंखों के सामने है, तो एम एस को उधर लेकर जाइए, क्योंकि एम एस अपॉन एम ई चाहिए ना, मास ऑफ सन, तो एम एस इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर ई क्यूब टी ई स्क्वायर और जी, तो ये देखो दोनों में कॉमन है, तो इसको तो सोचते ही नहीं है, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आर ई अपॉन, क्योंकि इधर से सन के लिए उसका वैल्यू आर ई आएगा, तो अर्थ के लिए उसका मून के लिए आएगा वहाँ पर आर एम, डिवाइड कर रहे हैं तो आप डिवाइड करके देखिएगा, तो क्यूब यहाँ से मिल जाएगा, और सिमिलरली आप टी ई उसके डिनोमिनेटर में, तो टी एम ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से टी एम ओवर टी ई का स्क्वायर ऐसा मिल जाएगा, है ना। तो अभी टी ई बाई टी एम का वैल्यू यहाँ से पता है 13, तो टी एम बाई टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/13, और उसका वैल्यू है 392, तो जो मास ऑफ सन है, मास ऑफ अर्थ, तो उसके लिए तो बाकी कैंसिल हो गए थे, तो यहाँ से 392 का क्यूब और यहाँ से 1/13 का स्क्वायर, तो आप ये देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाना चाहिए, तो इसका वैल्यू कुछ देखेंगे तो 10⁵ के ऑर्डर का मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे ऐसा करना था, इस तरह का दिया था, लेकिन जो एडवांस वगैरह के जो क्वेश्चन होंगे तो इस तरह का मुश्किल नहीं, या हो सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर आपको कैलकुलेट करा लें, तो कुछ आसान फिगर आसान भाषा में ऐसा दिया रहेगा और आप निकाल सकते हैं इसको। तो ये बात समझ में आया होगा आपको, तो आया तो इसको ज़रा लिख लीजिए फटाक से। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेनेट आर this 1.5 into 10⁷ and 0.5 into 10⁷ meter respectively. If the speed of the satellite at the fastest point be 5 into 10⁻³ meter per second, calculate the speed of the nearest point. तो देखिए वहाँ पर उसका क्या है कि वेलोसिटी के बारे में ऐसा कुछ बात कर रहा है। एक सन का तो पोजीशन जैसा हम जानते थे, अब सही बनने लगा बच्चों, पहले बीच में बनता था,
तो आफ्टर द कैपलर सेकेंड लॉ, आफ्टर द फर्स्ट लॉ, जैसे उसमें बोलता था कि सेंटर पे नहीं होता है, उसके फोकाई पर होता है। तो पढ़ने के बाद हम भी उसी मोड में आ गए। पहले वाले मोड में क्या था, रोटेशनल का मोड था, सर्कल बना तो सेंटर में आया, ठीक। और यहाँ पर ऐसा V2 है, तो ये डिस्टेंस कुछ आपका R1 है और ये R2 है। सो वी नो दैट फैक्ट इट इज द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व इन द बोथ केस, सो वी कैन से दैट मास वुड बी सेम ऑफ द सैटेलाइट। सो m v1 r1 is equal to m v2 r2। सो m से m कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से इसका v1 जो फार्थेस्ट पॉइंट का जो वहाँ पर है भी, उसका जो स्पीड है 5 × 10⁻³ तो कहीं भी ले लो, फार्थेस्ट पॉइंट उसको v2 को माने हैं तो 5 × 10⁻³ और उस समय उसका डिस्टेंस कितना है 1.5 × 10⁻⁷। तो v1 चाहिए, मतलब कि बता रहा है कि जो स्पीड ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट। अच्छा, इसको आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, नियरेस्ट को पेरीजी और फार्थेस्ट को एपोजी या एपीहेलियन या पेरीहेलियन। तो टर्मोलॉजी में ज़्यादा कुछ दम नहीं है। तो v1 r1 के जगह पर 0.5 × 10⁻⁷। तो 10⁻⁷, 10⁻⁷ कैंसिल हुआ और यहाँ से 3 कर लीजिए। तो v1 का जो वेलोसिटी आया 15 × 10⁻�3। तो देखिए वो उसमें आपको यहाँ से भी उसको भी दिखाई पड़ रहा होगा, मतलब कि वो भी आप बात समझ रहे होंगे कि जो नियरेस्ट पॉइंट पर है तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा है ना, 15 × 10⁻3। फार्थेस्ट पॉइंट पे कितना है 5 × उससे 3 गुना ज़्यादा है और उसका रेडियस देखिए 3 गुना कम हुआ। तो जितना क्लोज होगा उसका स्पीड उतना ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन में तो यही था, ठीक है। तो इसको आप लोग फटाक से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या करें कि इमेजिन द लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द वेरी मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t। On what power r will be the square of the time period depend on if the gravitational force attraction between the planet and the star is proportional to r is 5/2। तो उसके लिए देखिए कि इसमें क्या बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स mv²/r gravitational force of attraction between the planet and the star is mv²/r। तो basically this is the means this gravitational force will be the balanced by the centripetal force। Actually this thing is the mass of the is very massive star। So a star will be sun and the planet is something like that is earth, and not earth means any other planet, and there the distance is r square। So we say that na mv²/r। So saying that ki k times is proportional to, so k r⁵ minus 5/2, and looking for here it is to find the time square time of the, means looking for the what is the gravitational force, what is the square and what power of r will be the square of the time period। So okay, so we can say that from here is your m is the another constant to keep with the k। So v² is equal to again k, and that r multiplied with the 5/2। So this thing become r⁻⁻³ Look at that, r into r⁻⁻5/2। So our v² is that much, as we know that that thing time period is equal to 2 pi r over v, that is, so we can say that from here is a t² is equal to 4 pi r square upon v²। Easily we can say this point, so it is not hidden। So here you can in extension say that t², यहाँ पर t² करेंगे तो 4 pi r² v² हो जाएगा क्या, तो 4 pi r² v² हो जाएगा। सो यहाँ से v² का रेडीमेड वैल्यू वहाँ पर उतार दिया जाए तो कितना आ जाएंगे वो, t² is equal to 4 pi r² upon k times of r⁻⁻3/2, ऐसा होगा क्या। तो ये जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो
तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर ये 4 पाई के, तो आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 2 + 3/2, तो 7/2 हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि उसको तो समय मतलब लिखना ही नहीं है, तो टी स्क्वायर उससे किस पावर पर होगा, 7/2th पावर पर उसका आएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा। समझ में आया तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, आ जाइए यहाँ पे। A satellite is the revolving around the planet mass m is the elliptical orbit of semi-major axis A, so that the orbital speed of the satellite when the distance r from the focus will be given by this much. So that the orbital velocity of the satellite when it is the r distance from the at a distance r from the focus will be given by semi-major axis. ठीक है, यहाँ से हम इसका क्या बोल सकते हैं, ऐसा यहाँ पर रहेगा, तो समय का v वेलोसिटी होगा अगर, तो हम उसमें क्या कह सकते हैं कि एम वी स्क्वायर उस समय का होगा जब r डिस्टेंस पर उसको, सो दैट द ऑर्बिटल स्पीड के लिए वो कह रहा है, तो हम यहाँ से यही बोल सकते हैं ना कि इसका टोटल एनर्जी कितना होगा, हाफ mv² माइनस जी एम ऑफ एम आर, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें ये टोटल एनर्जी तो हाफ mv² माइनस जी एम बाई आर तो होगा, तो ये उस पॉइंट के लिए, लेकिन उसका जो ए रेडियस जो उसका दे रखा है कि सेमी मेजर एक्सिस का यहाँ पर ये होगा, तो इसके इक्वल टू टोटल एनर्जी के इक्वल होगा क्या, टोटल एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है बच्चों, माइनस जी एम एम ओवर ए, इसके रेडियस का ए के इक्वल होगा, ऐसा ये टोटल एनर्जी में आपको बता रखा है। तो यहाँ से बस सिंपल आपको क्या करना है कि 1/2 mv², इसको इस साइड में भेज दीजिए, तो जी एम आर प्लस, सॉरी ये प्लस हुआ तो माइनस होगा ना, तो अच्छा सही तो है, अच्छा हटाइए सबको, इसमें क्या है कि जी एम बाई आर माइनस जी एम, यहाँ पे 2, सॉरी बच्चों, ये क्योंकि उसका हाफ होता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, सो जी एम एम ओवर 2a, तो m से m कैंसिल होंगे और इस 2 को उधर की तरफ भेज दीजिए, gm को बाहर लाइए, तो आपका v² वेट कर रहा होगा, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/r हो जाएगा और यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा 1/a। तो यही प्रूफ करना था ना, तो इसको लेकर फटाक से आ गए, माइनस जी एम 2/r 1 - a। तो समझ में आया, समझ में आया तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि प्लेनेट ऑफ द मास मूव अलोंग द इलिप्टिकल अराउंड द सन सो दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर इक्वल टू r1 r2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्लेनेट रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ द सन। तो ये तो फिर तो बच्चों कुछ केक वॉक जैसा हो गया। क्यों हो गया केक वॉक जैसा, इसीलिए उसको आपको वहाँ पे सॉल्व कराए थे। अबाउट द सेंटर लेना है, अबाउट द सन लेना है, तो सन इस फोकस पे S1 पर है और यहाँ पर आपका S2 पर यहाँ से रहता है, तो ये डिस्टेंस कह रहा है कि कुछ R2 है वहाँ से वहाँ तक, और इसमें R1 होता था, तो यहाँ से सपोज इसका वेलोसिटी कुछ V1 है और यहाँ से इसका वेलोसिटी कुछ V2 है, ऐसा था। तो V1 का इस सन के अबाउट, S1 के अबाउट हमें कुछ बताना है, एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम के लिए इतना सोचना ही नहीं है, L इक्वल टू क्या होता था, mv1 इंटू r1, दैट थिंग हम लोग जानते थे, और मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस उसका बता ही रखा है। तो यहाँ से ये पूरा कहानी फिर से मैं डिराइव नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको वहाँ से v1 का वैल्यू जो आपको याद होगा कितना लाया था, 2gm, पिछले बार उस 2 को भूल गया था, इस बार याद रखा हूँ, r2 अपॉन r1 प्लस r2 टाइम्स ऑफ r1 का अंडर रूट। तो देखो एक झटके में वो आ गया, तो वो मतलब कि या तो उस वेलोसिटी को लेकर आइए जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वेलोसिटी यही v1 था ना जो पीछे आपको लेकर आए थे, v1 इक्वल टू 2gm r2 बाई r1 प्लस r2, ये देखो जो भूल गया था 2,
फिर उसको लेकर आए 2gm r2 r1/r2 r1। तो यहाँ से V1 आ गया, तो अब उसमें तो कोई दम ही नहीं रहा। L इक्वल टू, बस वही मांगा है ना, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्लैनेट अबाउट द सेंटर ऑफ द सन। तो L इक्वल टू m, V1 के जगह पे √2gm r1 प्लस r2 इंटू r2 ओवर r1 एंड मल्टीप्लाई विथ r1। तो जैसे ही वो अंदर गया देखिए तो कितना आ गया, तो वहाँ पर भी आपको एक समझने को मिलेगा कि जी एम, ये R1 अंदर की तरफ आएगा तो R1 स्क्वायर होगा और नीचे एक R1 पड़ा हुआ है जो रूट में है, तो R1 से R1 एक कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट बाई सम हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक, इंटू, हाँ V1 की जगह पे है। तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके वेलोसिटी पे भी है, या उसका जो प्रोडक्ट बाई सम भी कर सकते हैं आप, जैसे भी आपको लेना होता है, जैसे कि हम सीरीज पैरेलल वाला कुछ देखते हैं ना, प्रोडक्ट बाई सम वगैरह वगैरह, तो कुछ है वैसा का ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और मैं मानता हूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए आपको जितना कॉन्सेप्ट देना था उसमें आपको दे दिया। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, बाकी सारे बहुत सारे क्वेश्चन जो उसमें बन रहे हैं कोलिजन के और होते हैं, और भी अब समय मतलब वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए तो हो सकता है कि अगर नेक्स्ट राउंड में फिर हम लोग कभी मिलेंगे तो उन सब क्वेश्चंस को भी उसको करेंगे। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई अगर वैसा वीडियोस अगर होता है, या SC वर्मा को क्वेश्चंस को अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो लेंथ मतलब ड्यूरेशन मतलब वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होते जा रहा है, तो इसीलिए आपको जो मिनिमम ज्ञान जितना देना था वो मैंने आपको यहाँ से दे दिया। अब जाकर आप SC वर्मा वगैरह के बुक को करिए, या यूरोडोव के क्वेश्चंस को लगाइए, तो आप या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, तो आपको देखेंगे बहुत आसानी से वो सब वहाँ से बनते हुए जाएगा। और आपको डाउट आता है या कोई मतलब और हेल्प चाहिए ग्रेविटेशन से रिलेटेड, क्योंकि मैं इस चैप्टर को यहीं पर बंद कर रहा हूँ, आपको अगर कोई और हेल्प चाहिए या कुछ और उसमें समझना है कि और क्या पढ़ा जाए और क्या किया जाए, सो यू मे मैसेज मी, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू, राइट। सो थैंक्स फॉर योर टाइम।